हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सर्कुलर टर्निंग्स और बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में डिटेल्ड पढ़ा। आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कि एक साइक्लिस्ट बेंड क्यों होता है, क्या रीजन है कि साइक्लिस्ट जब भी एक टर्न लेता है तो वो थोड़ा इनवर्ड लीन करता है, लीन से इनवर्ड, मतलब थोड़ा झुक जाता है अंदर की तरफ। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्यों वो करता है और क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही चीज़ें हम लोग करेंगे कि जैसे कंसिडर ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर रोड आपने लिया, ये उस सर्कुलर ट्रैक का एक पोर्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोई भी साइक्लिस्ट था, जब वो जा रहा होगा इस सर्कुलर टर्न के ऊपर, देखिए कंडीशंस क्या होंगी। तो वही बात आएगी कि जी ये साइक्लिस्ट है मान लो, और ये साइक्लिस्ट के ऊपर क्या कंडीशन होगी। जैसे आपने लेवल रोड के ऊपर कार की मोशन को देखा, उसी प्रकार से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। कब तक कर सकते हैं ये देखिए। तो द वेरियस फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस साइक्लिस्ट आर, नंबर 1 वेट mg, नंबर 2 फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R, और नंबर 3 जो बात आती है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व। जो कर्व के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्यों लगेगा? क्योंकि जब भी कोई भी व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर टर्न लेने की कोशिश करता है तो उस सर्कुलर ड्यूरिंग द टर्न उसकी टेंडेंसी होती है सर्कुलर पाथ को लीव करने की, छोड़ देने की टेंडेंसी होती है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोज करता है। जो भार की जो इसकी स्कीडिंग या मोशन जो होनी चाहिए थी उसको अपोज कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। और उस फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करते हुए क्या करता है? उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड करता है। अब इस साइक्लिस्ट के साथ क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? नंबर 1 बात, इसे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? mv²/r। यदि फ्रिक्शनल फोर्स टायर्स और जो सरफेस थी या जो सड़क थी, रोड था, देखो इसे क्या चाहिए? ये है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो ये यदि उसके पास नहीं है तो वो इस पाथ से, वो सर्कुलर पाथ में, मैंने कहा किसी भी सर्कुलर पाथ से, मगर इस सर्कुलर पाथ से नहीं जाएगा क्योंकि इसकी रेडियस के अकॉर्डिंग ये फोर्स है। यदि इतना फोर्स इसको नहीं मिला तो ये इस सर्कुलर टर्न को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सेंट्रीपिटल देता कौन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देता है। मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपका दैट इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखते हो? म्यू mg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा म्यू mg, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, उसकी वैल्यू यदि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से कितना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r। आपने यहां पर फ्रिक्शन को कैलकुलेट करा, कितना है इन दोनों के बीच में? फ्रिक्शनल फोर्स। आपने देखा कि यदि इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स से कम है तो मतलब ये साइक्लिस्ट इस सर्कुलर टर्न को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और यदि ये ज्यादा है तो ये इस सर्कुलर टर्न को कंप्लीट कर पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल क्या है देखिए, द मास ऑफ ए बाइसिकल राइडर विद द बाइसिकल इज 100 kg। कह रहा है कि मास एक बाइसिकल राइडर है जिसका मास है 100 kg है। किसके साथ है ये है बाइसिकल के साथ, मतलब कंबाइंड जो उनका मास था दैट इज 100 kg। अभी कहता है कि मान लो ये r इज इक्वल टू 100 मीटर के एक सर्कुलर ट्रेन, r क्या है? 100 मीटर, मतलब ये एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करता है। ध्यान दें, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करता है, जिस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है? 100 मीटर है। मान लेता हूं कि ये कितनी वेलोसिटी से मूव करता है? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है आपको कि रोड और 0.6 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब दोबारा इसी स्टेटमेंट को समझ लें कि मान लो कि इस बाइसिकल जो इसके ऊपर जा रहा था, इसका मास है दोनों का कंबाइंड 100 kg। ठीक है, ये कह रहा है कि यहां दोनों के बीच में फ्रिक्शनल जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है,
और ये वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से जाना चाहता है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये जाना चाहता है। तो कहता है क्या ये जा पाएगा, इसकी रेडियस दे रखी है, इसी पाथ की रेडियस दे रखी है 100 मीटर। तो आपसे प्रश्न इसने ये पूछा क्या वो जा इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो ये कर्व थी, ये जो सर्कुलर जो टर्न थी, क्या वो इस टर्न को कंप्लीट कर पाएगा, हमारा प्रश्न है ये। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है जी फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम जी, म्यू कितना है 0.6 है, मास कितना है 100 किलोग्राम है, जी कितना है 9.8 किलो या 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये आ गया 600 न्यूटन। मतलब इस साइकिलिस्ट की जो बाइसिकल थी उसके टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन। ओके, अब इस ट्रैक में जाने के लिए उसे सेंट्रीपिटल कितना चाहिए, mv स्क्वायर आर बाई आर, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कितना है, मास 100, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड, तो 100, रेडियस भी कितनी है 100। मतलब इस ट्रैक में मूव करने के लिए, यहां इस ट्रैक के ऊपर मूव करने के लिए द साइक्लिस्ट शुड हैव ए सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। कि साइक्लिस्ट के पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए जो कितना हो 100 न्यूटन का हो। फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है 600 न्यूटन है। तो क्या ये इस ट्रैक को कंप्लीट कर पाएगा, जी बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट होना है। सेंट्रीपिटल चाहिए 100 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है 600 न्यूटन। तो वो इजीली इस चीज को कर पाएगा। यदि हाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो है ये यदि 100 न्यूटन से कम आती है आपकी, तो आप क्या बोलते, इन दैट केस द साइक्लिस्ट कैन नॉट कंप्लीट द टर्न, वो उस टर्न को कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन अब की बार जो अवेलेबल फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल, जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत थी उससे ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्या कर पाएगा, ये इजीली इस टर्न को कंप्लीट कर पाएगा। ओके, ये तो बात थी कि जनरली हम क्या कहते हैं कि भी ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर कर रहा है। मान लो बात वही आ गई है, अब बेंडिंग तो हुई नहीं कहीं भी, ये तो बेंड तो हुआ ही नहीं साइक्लिस्ट। तो अब क्या आता है, अब अगला प्रश्न ये है कि मान लेते हैं हम कि बहुत सी चीजें आती हैं कि उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसे और ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती, या फिर आपकी जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस बहुत कम है तो उस केस में भी क्या करना पड़ता, रेडियस जो थी उस केस में भी कम होती तो भी आपको क्या करना पड़ता, आपको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती। इन दैट केस व्हाट विल यू डू। मतलब बात ये हो गई कि सीधी सी बात ये है कि मैंने ये कहा कि मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन लगता, तो फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन है, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल से कम है। मतलब 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स तो इसके ट्रैक के अंदर मूव करने के लिए नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम है। तो अब साइक्लिस्ट क्या करे, तो साइक्लिस्ट के पास दूसरा ऑप्शन है कि कब है जब फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जब वो सफिशिएंट है ही नहीं कि वो प्रोवाइड कर दे, या आप कह सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स नियर अबाउट 0 लगता है। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स के कंसेप्ट को हटा के यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इन दैट केस व्हाट द साइक्लिस्ट विल डू टू कंप्लीट द टर्न, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे देखिए क्या करना चाहिए। वो क्या करता है, वो करेगा क्या, आपने देखा होगा कभी भी जब बाइक्स की रेसिंग वगैरह कोई वीडियो आपने जरूर देखा होगा अभी तक, तो उसमें आपने ये चीज देखी होगी कि वो क्या करते हैं जब भी टर्न लेते हैं ना, जब भी वो जो रेशर जो होते हैं वो क्या करते हैं जब भी टर्न लेते हैं ना, तो वो अपने आप को लीन इनवर्ड मतलब थोड़ा झुका लेते हैं, बेंड कर लेते हैं। अब बेंड करने से क्या होता है, सबसे पहली बात यही करेंगे कि साइक्लिस्ट था, हालांकि ड्राइंग कमजोर है मेरी थोड़ी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देख लो तो कुछ देर के लिए। ये साइक्लिस्ट था, ये नॉर्मली चल रहा है, तो इसका वेट किधर लगेगा, वेट ऑफ द साइक्लिस्ट किधर है, नीचे की तरफ, ये दिखा रहा हूं मैं वेट, ये mg वेट है उसका, ठीक है, दिख पा रहा है, थोड़ा नहीं दिख पा रहा, हम दूसरा यूज कर लेंगे।
ओके, तो ये है mg उसका वेट है। कंसीडर हमने ये किया कि mg उसका वेट था, ये लग रहा है नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगी दैट इज अपवर्ड्स। यही चीज आई ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, mg वेट जो है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब देखिए जब वो वर्टिकल है, ये आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो अब की बार क्या किया, साइक्लिस्ट ने अपने आप को बेंड कर लिया कुछ थोड़ा सा, ठीक है। साइक्लिस्ट अपने आप को थोड़ा सा बेंड करता है। अब क्या होगा, अब जो उसका वेट था, ठीक है ना, वेट था, वेट किधर जाएगा, ये आ गया mg डाउनवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगी, ये r, और तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी। मैं ऐसे खड़ा हूं, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है, मैं ऐसे हो जाऊंगा पूरा, मतलब नीचे से ऊपर तक टिल्टेड हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे आएगी, क्योंकि वो तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, नॉर्मल रहेगी तो मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर लगा दिया आपने। अब ये मान लो ये वर्टिकल के साथ नॉर्मल रिएक्शन जो एंगल बनाती है, देखिए एक बार ये जरा ध्यान से दीजिए, ये देखिए ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा ही जाएगा आपका, समझ पाए। ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। अब r को आपने कर दिया रिजोल्व, r cos थीटा नाजी इधर आएगा, r cos थीटा, ठीक है, और इधर क्या है, r sin थीटा, समझ गए। तो r cos थीटा और r sin थीटा आपको मिल गया। अब क्या हुआ, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था सर, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है वो लगता है किधर, जिधर कर्व का सेंटर होगा, सेंटर इधर प्रेजेंट था। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व लग रहा है, और ये कंपोनेंट जो है r sin थीटा, ये r sin थीटा उसे क्या देगा अब की बार, जो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दे पाया। फ्रिक्शनल फोर्स क्या नहीं दे पाया, वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाया, इसलिए अब की बार सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन प्रोवाइड करेगा, उसे प्रोवाइड करेगा कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, ओके। अब यदि यहां आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। r sin थीटा क्या देता है उसे देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर ये r cos थीटा क्या करता है, r cos थीटा देखिए बिल्कुल ऑपोजिट लगता है किसके, mg के। हवा में थोड़ी उड़ रहा था, वो नीचे थोड़ी आ रहा था, वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो r cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू mg। इक्वेशंस को डिवाइड करो, डिवाइड करा कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, यहां बन गया टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, एंड द मैक्सिमम स्पीड विद कैन व्हिच ही कैन मूव ऑन द ट्रैक इज कितना आ जाएगा, रूट ऑफ rg tan थीटा, ठीक है। ये टेंजेंट थीटा क्या है, थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल एट विच द साइक्लिस्ट बेंड्स। एंगल किसके साथ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग एंगल देखते हो हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन यहां वर्टिकल के साथ बेंड हो रहा है। ऐसे है वो वर्टिकल के साथ तो जा रहा था, ऐसे बेंड हुआ है, तो एंगल ये बेंड हो रहा है। ओके, समझ गए। ये इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था, मैथमेटिकली कुछ नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकली इन चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत है। जैसे आपको यही पूछ लिया जाए कि कोई भी साइकिलिस्ट है, दैट इज कोई भी साइकिलिस्ट है इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, ओके ये मैंने गलत बता दिया, चलो देखते हैं यहीं से, v स्क्वायर बाय rg इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये आपका रिजल्ट था। कहता है, मैंने कहा कि कोई साइकिलिस्ट है, वो 14√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक को के ऊपर मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से कर रहा है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करता है, कितने 14√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस गिवन है 20√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये यहां उसकी रेडियस गिवन थी 20√3 मीटर पर सेकंड, नहीं मीटर पर सेकंड नहीं है, रेडियस इज ए डिस्टेंस, सिर्फ मीटर। ओके, कह रहा है कि एट व्हाट एंगल शुड ही बेंड विद एट व्हाट एंगल विद वर्टिकल, थीटा वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे उसे बेंड होना चाहिए। तो क्या बता पाएंगे आप कितने एंगल पे उसे बेंड होना चाहिए? यस, कैसे बता पाएंगे, देखिए
हमें पता है जी बैंड होने के लिए टेंजेंट थीटा 14√3 ना कितना आना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, टेंजेंट थीटा v स्क्वायर 14√3 इंटू 14√3 अपॉन आर 20√3 और g 10 ले लेता हूं मैं, सिर्फ इजी बनाते हैं। अब कैसे करें, इसको 10 मत लो, 10 मत लो, वही बात क्यों ना ले जी, इसलिए मत लो क्योंकि 14 है, 9.8 लोगे ना तो 9.8 को आपने 98 ये लिख दिया। ठीक है ना, जी को कई बार है ना देखना पड़ता है बेनिफिट किस में है, तो यहाँ बेनिफिट इसमें था कि हम इसको 9.8 लेंगे तो है, इससे क्या होगा, ये रूट से √3 कैंसिल, 14 से 7, 7 से 2, 10 से ये 2 से 2, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। यदि आप 10 लेते ना तो फिर वो कैलकुलेशन थोड़ी डेसिमल पॉइंट में आती है, फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता। तो कितना आया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट रूट इनवर्स 3, टेंजेंट इनवर्स √3, और ये कितना आता है, या फिर आप डायरेक्ट देख लो इस चीज को यहां से कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 कब हो, जब थीटा कितना होगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है, आपसे जैसे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे भाई ये साइक्लिस्ट बैंड, यदि कोई भी पूछ ले कि भाई ये साइक्लिस्ट बैंड विद वर्टिकल व्हाइल टेकिंग इट टर्न, तो मतलब आंसर क्या है, जिस साइक्लिस्ट के देखो जनरल कंडीशंस के अंदर हम क्या कहेंगे, बहुत बड़ी टर्न है, बहुत कम स्पीड से जाता है, मतलब बड़ी टर्न कम स्पीड, बड़ी टर्न कम स्पीड, मतलब क्या है बड़ी टर्न और कम स्पीड का, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था mv स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन आर, यदि बड़ी टर्न है, ठीक है ना, आर यदि ज्यादा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चाहिए, कम होना चाहिए, fc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, वो थोड़ी स्पीड से जाता है तब भी उसे क्या चाहिए, थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन दे देगा, फ्रिक्शन दे देता है। ठीक है, लेकिन जब फ्रिक्शनल ये सेंट्रीपिटल फोर्स यदि प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो उस साइक्लिस्ट को क्या करना होगा, उसको वर्टिकल के साथ बेंड होना होगा, उसको वर्टिकल के साथ झुक जाना होगा, ताकि उसके नॉर्मल रिएक्शन का एक जो कंपोनेंट है वो उस सर्कुलर टर्न के सेंटर की तरफ लगे, और सेंटर की तरफ यदि वो लगेगा कंपोनेंट उसका नॉर्मल रिएक्शन का, तो वो कंपोनेंट उसे प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसके कारण वो क्या करेगा, साइक्लिस्ट इजीली उस टर्न को कंप्लीट कर लेगा। तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग और करके देखते हैं, हमें अभी आपके सामने है एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्या है कि एक साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 6 मीटर पर सेकेंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 18 मीटर। मैं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप फॉर्मूले को थोड़ा इंप्लीमेंट करना सीखें, आप इससे और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कह रहा है साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 6 मीटर पर सेकंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 18 मीटर, कैलकुलेट थीटा। थीटा क्या है, वो जो जिस एंगल से वो बेंड होगा वो क्या है, थीटा है। तो जी कितना आएगा, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। बहुत छोटा क्वेश्चन है। दूसरा आपको पार्ट निकालना मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। जो मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना हो सकता है टायर्स और सरफेस के बीच में। तो देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये आपको थीटा निकालना है, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v, v कितना है 6 मीटर पर सेकंड, 6 into 6, रेडियस कितनी है 18, ये 10 ले लेता हूं मैं, 6 3 2 1/5 और इज इक्वल टू 0.2। अब देखिए सर 0.2 वैल्यू कितने एंगल पे होती है, तो इसका जवाब मुझे नहीं पता। आपको क्या करना है, यदि ऐसा आपके सामने आए, यदि हो सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर ये प्रोवाइड कर देंगे कि भाई टेंजेंट इनवर्स 2 की वैल्यू ये होती है, नहीं करते ना तो आपको क्या करना है, आपका tan थीटा आया 0.2, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.2। यदि इसकी वैल्यू दे रखी है तो आप पुट कर देंगे, अदरवाइज आपका आंसर यहीं तक रह जाएगा, यहीं तक आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है,
ये तो था एंगल, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया, आ गया। अब कह रहा फ्रिक्शनल फोर्स पॉसिबल है वो, और बताइए। तो जी फ्रिक्शनल फोर्स तो हमने पता है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कैसे निकालते हो आप, टेंजेंट थीटा से। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डायरेक्ट भी यहां पर निकाल सकते हो। मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्शन का मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों को निकालना है, मिनिमम जो हो सकता है। तो हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, कितना है 0.2। लेकिन यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं या हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो जी उसमें तो थीटा, जब आप लोग ये बोलते हो तो थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल। पीछे आप लोग देखोगे वीडियोस तो उसमें आपको पता चलेगा। तो ये समझ में नहीं आएगा ये टेन थीटा क्या है। इसके लिए देखिए क्या करें हम, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू एम जी। भाई मैंने कहा था कि ये चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल से या तो बराबर होगा, ज्यादा होगा। अब बराबर मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बराबर, तो बराबर एम से एम गया। म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और वी स्क्वायर अपॉन आर जी है किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। तो अब तो लिख सकते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0.2। 0.2 क्या है, यूनिट क्या लिखे 0.2 की, जल्दी बोले, यूनिट 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 कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटे इजी क्वेश्चंस थे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के ऊपर। आप थोड़ा इसको ताकि समझ पाए कि कैसे आप लोगों को इन फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है, आप थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करें। कहीं आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर आपको दिक्कत आती है, आप लोग क्लियरली उसको मेंशन करें, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें, आंसर्स वगैरह उसके लिखें। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना है, ये विपत्ति का समय है और इसको आप लोग मौके के अंदर बदलो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा समय आपको मिल रहा है। ओके, थैंक यू।